हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें दो प्रकार के बेसिस हैं आपके। एक तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या जिसको हम मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर लिया, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटा, देखो। In accrual basis of accounting, all transactions are recorded at the time when it happen। ये कहना चाह रहे हैं, कैश बेसिस में तो हम केवल तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कैश हमारे पास या तो आ जाता है या हमारे पास से कैश चला जाता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में एट द टाइम व्हेन इट हैपन, इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे आपने क्रेडिट सेल करी तो हम उसको तुरंत रिकॉर्ड कर देते हैं, हम वेट नहीं करते उसका कि भाई जब पैसे आएंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है, भले ही आपको उसका कैश मिला हो या ना मिला हो। अब देखिए जरा, वेदर पेड और नॉट पेड, चाहे आपने पेड करे हो या ना करे हो। वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, चाहे आपको पैसे रिसीव हुए हों या ना हुए हों, तो आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हो, पैसे के लेन देन का इंतजार नहीं करते। अच्छा, एक्रूअल बेसिस की क्या एडवांटेज है? देखो, ये एक तो मोर साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि आप इसमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो नगद की हैं चाहे वो उधार की हैं। सो द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट पिक्चर को दिखाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को नहीं छोड़ते हैं, हम पूरे 12 महीने की रेवेन्यू लेते हैं, 12 महीने के एक्सपेंस लेते हैं। तीसरा पॉइंट है डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये कह रहे हैं जी, एक्रूअल बेसिस में क्योंकि आप 12 महीने की सेल लेते हो, भले ही पैसा मिला या नहीं मिला, आप 12 महीने के एक्सपेंस लेते हो, भले ही आपको पैसा मिला, मतलब आपने पेड करा या नहीं करा, तो आप क्या करते हो, आप 12 महीने की इनकम लेते हो, 12 महीने के खर्चे लेते हो। तो ये ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन को और प्रॉफिट और लॉस को अच्छे तरीके से ये करेक्ट करके बताता है कि 12 महीने में हमने इतना प्रॉफिट और लॉस कमाया, यानी कि एक साल में जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमने इतना प्रॉफिट और लॉस कमाया, और हमारे बिजनेस की ये फाइनेंशियल पोजीशन है। बेटा, प्रॉफिट और लॉस के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बनाते हैं फर्म की बैलेंस शीट। रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एक्ट 2013। बेटा, ये कंपनी एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी एक्ट 2013 इसको मान्यता देता है कि भाई ये वाला जो मेथड है ये एप्रोप्रिएट मेथड है, ये अप्रूव्ड मेथड है। अच्छा, कैश बेसिस को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था। डिसएडवांटेज क्या है जी इसके? इट इज़ नॉट सिंपल। बेटा, सिंपल तो हो ही नहीं सकती अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग सीख रहे हो, ये सिंपल कैसे हो सकती है? एक्रूअल बेसिस है, एक्रूअल बेसिस में आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री भी सीखनी पड़ती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालते हैं हम। इसके अलावा हम आने वाले समय में देखेंगे तो आपको डेप्रीसिएशन भी सीखना पड़ेगा। हम बहुत सारी हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए ये मेथड सिंपल नहीं है। फिर कह रही है जी, अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलाबोरेट। ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये ज़्यादा एलाबोरेट है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें इसमें आती हैं। इसका प्रोसेस जो वो थोड़ा बड़ा है अपने आप में, ज़्यादा चीज़ों को एलाबोरेट करके चलता है वो। इसके बाद वो कह रहे हैं, ए क्विक अप्राइजल फॉर प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज़ नॉट पॉसिबल। कह रहे हैं कि इसमें जल्दी से प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चल सकता, क्योंकि प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर हमें वर्क करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए इसमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो जल्दी से क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आप यहाँ देखो, रिकॉर्ड रेवेन्यू, इसमें हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन इनकम इज अर्न, जैसे ही कोई इनकम अर्न हो जाती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, भले ही रिसीव हुई हो या ना हुई हो। रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन दे इनकर्ड वेदर पेड और नॉट,
हम इसमें व्हेन दे इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, यानी कि हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर देते हैं भले ही आपने उनको पेड किया हो या ना किया हो। ठीक बात है। जबकि कैश बेस में हम केवल तभी पेड करते हैं एक्सपेंसेस को जब आपने वास्तव में वो पेड कर दिए हों, और रेवेन्यू को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वास्तव में आपको वो रिसीव हो गया हो। लेकिन एक्रूअल में ऐसा नहीं होता। आगे देखिए, अब एग्जाम्पल लिखा है बेटा मैंने, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 31 दिसंबर बट कैश रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल 2021। बेटा हमने गुड्स को सोल्ड करा है, हमने गुड्स कब सोल्ड करे हैं? 31 दिसंबर 2020 को, और हमने उनका जो कैश रिसीव्ड करा है वो 25 अप्रैल 2021 को करा है। तो अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो हम इस सेल्स को कब रिकॉर्ड करेंगे? 25 अप्रैल 2021 को, क्योंकि पैसे यहाँ पर मिले हैं। लेकिन अगर मैं एक्रूअल बेसिस की बात करूं तो हम 31 दिसंबर को ही इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर देते हैं तुरंत, हम पैसे आने का इंतज़ार नहीं करते। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बेटा इन दोनों के डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस क्या हैं? एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। देखो बेसिस क्या है इनके? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एक्रूअल बेस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में हम केवल कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। देखो मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक सेकंड रुकेंगे आप जरा बस। कैश बेसिस में हम कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना? हाँ। और देखो प्रॉफिट और लॉस, इसमें जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो ट्रू एंड फेयर आएगा। ट्रू एंड फेयर। अब ये ट्रू एंड फेयर का भी बेटा जब बड़े हो जाओगे तो और अच्छा समझ में आएगा। आप फिलहाल मान के चलो कि इसमें ठीक ठीक प्रॉफिट और लॉस आता है। इसमें जो प्रॉफिट और लॉस है वो नॉट ट्रू एंड फेयर, क्योंकि कैश बेस में तो हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते। एक्सेप्टेबिलिटी कह रहे जी ये मोर एक्सेप्टेबल है, ये लेस एक्सेप्टेबल है, यानी कि लोग इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, इसको लोग कम एक्सेप्ट करते हैं। टेक्निकल नॉलेज कह रहे साहब अगर आप एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हो तो आपको अकाउंट की पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैश बेसिस को फॉलो करते हो तो आपको ऐसी कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी पड़ती। लीगल पोजीशन कह रहे जी ये वाला जो बेस है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसको मान्यता देता है, लेकिन कैश बेस को कंपनी एक्ट मान्यता प्रदान नहीं करता है। सूटेबिलिटी फॉर प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यही वाला बेस चलता है। लेकिन जो एनपीओ होते हैं बेटा आप 12th क्लास में पढ़ोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी होती वो लोग कैश बेस को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर देखो क्या क्या देखा, हमने समझा कि भाई दो मेथड होते हैं, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब कैश या तो रिसीव्ड हो जाए या पेड हो जाए। इस वाले सिस्टम में हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड इन सब ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक। अच्छा, एनपीओ इसका एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एडवांटेज क्या है साहब? एक तो ये सिंपल है और ये सूटेबल है फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ट्रांजेक्शन आर डन इन कैश बेसिस, जिसमें ट्रांजेक्शन कैश बेस में होती हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं एडवांटेज क्या है इसके साथ? इट डज नॉट फेयर व्यू ऑफ डिसएडवांटेज, सॉरी, प्रॉफिट और लॉस का सही व्यू ये नहीं बताता, मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, और ये कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस नहीं बताता, कंट्रोल कम होता है, एक्ट के हिसाब से ये रिकॉग्नाइज नहीं है, लेस रिलायबल है। इसमें हम कब रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को? जब कैश आ जाता है। इसमें एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं? जब चला जाता है। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है इसमें? टोटल रिसीट में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो जो आपने पेड कर दिए हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस मिल जाता है।
ये कह रहे हैं जी गैप और IFRS इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं जी हमारे हिसाब से मेथड नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर गैप और IFRS इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फीचर्स क्या है? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड आर नॉट कंसीडर्ड, कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, इसमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड और सुटेबल नॉट फॉर ऑल बिजनेस, ये सभी बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पेज पर, फिर हमने ये आपको आज बताया ही है, आप दोबारा से वीडियो देखें, दोबारा से बातों को समझें, कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे से डिस्कस करें। ये प्योर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप इस चैप्टर की तैयारी करें बहुत अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि ये जब भी एग्ज़ाम होंगे आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके बेटा, बाय।